हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम क्लास 6 टू 12 पॉलिटी एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने अपना क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने भी मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने क्लास 8 का भी चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों में से किसी को भी क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। परचेस करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी से रिलेटेड आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप उसे परचेस करने के लिए भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, चैप्टर का नाम है कि हम अपने जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने पिछले अपने चैप्टर्स में देखा था, प्रीवियस चैप्टर्स में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ क्या होते हैं, तो हम अपने क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है कि हमें न्याय कैसे मिलता है, न्याय का पूरा नियम, ठीक है, न्याय का नियम वो हम समझेंगे। द 4 की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। 4 हमारे मेन लोग होते हैं। अगर कोई भी एक जस्टिस सिस्टम, एक क्रिमिनल अगर जस्टिस सिस्टम होता है तो उसमें 4 मेन एलिमेंट होते हैं, की प्लेयर्स होते हैं, मतलब 4 लोग मुख्यतः रोल निभाते हैं इसमें। 4 लोग कौन कौन होते हैं? सबसे पहले हमारी पुलिस होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसका केस होता है, डिफेंस लॉयर की जो डिफेंस के लिए लॉयर होता है वो, ठीक है, अपने बचाव के लिए जो लॉयर्स हम रखते हैं उनका काम होता है, और चौथे हमारे जज। इसमें ये 4 लोग क्या होते हैं? मेन रोल होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिंग अ क्राइम? अगर कोई क्राइम होता है तो एक पुलिस का क्या रोल होता है उसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने में। ठीक है, आवर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, हमारी पुलिस का मेन फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि अगर उनके पास कोई फाइल आई है, कोई केस आया है, ठीक है, तो वो उसको क्या करे? पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, अच्छे तरीके से। ठीक है, कि इसमें क्या मतलब जो कंप्लेन है सही है या गलत है। अगर गलत है तो भी देखे, अगर सही है तो उसको और अच्छे से इन डेप्थ जाके क्या करे, उसका एक एक चीज़ हिस्ट्री नोट करे और फिर क्या करे, उसको कोर्ट के सामने रखे, ठीक है, पेश करें। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। एक इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड आप सुन रहे हो, वो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला आता है कि आप क्या करो, जो जो विटनेस है, ठीक है, जैसे कि कोई भी आपके पास केस आया है, ठीक है, वो बोल रहा है कि उसने मुझे मारा है, तो जहाँ पे उसने मारा होगा तो उस चीज़ का विटनेस कौन है, ठीक है, प्रूफ क्या है, तो आप उस विटनेस के पास जाओ जो गवाही दे सके, जिसके सामने ये काम हुआ, उसका क्या करो, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या कहना है। ठीक है, एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस, और उस केस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस है आप उन सबको क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। ठीक है, कलेक्ट करके अपने पास रखो। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, जब वो एक इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, ठीक है, जब वो एक पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे क्या कर सकता है, पुलिस एक ओपिनियन, मतलब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसका एक ओपिनियन बना सकता है कि हाँ ऐसे हुआ होगा या तो ऐसे हुआ होगा। ठीक है, इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू द गिल्ट of the accused person then they file a charge sheet in the court। ठीक है, और अगर पुलिस को लगता है कि जो भी एविडेंसेस हैं वो क्या है, उस पर्सन के खिलाफ हैं जिसके खिलाफ केस आई है, ठीक है, अगर एविडेंसेस भी उसके खिलाफ मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो कोर्ट में जाके चार्जशीट फाइल करते हैं। ठीक है, चार्जशीट फाइल करना मतलब होता है उस पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन, मतलब जो भी क्या है जिसके खिलाफ केस है उसके खिलाफ क्या करना, जाके केस फाइल कर देना, उसको हम लोग बोलते हैं चार्जशीट।
Police investigations always have to be conducted in accordance with law एंड विथ फुल रिस्पेक्ट फ्रॉम ह्यूमन राइट्स। ठीक है, जब भी पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो हमेशा क्या होता है, लॉ के अंडर ही होता है। जैसे जैसे लॉ मतलब जो भी लॉ के नियम कानून है, जैसे कि लड़कियों को 9 बजे के बाद 6 बजे या शायद 9 बजे के बाद अरेस्ट नहीं करना है, सुबह 6 बजे तक नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, किसी को भी मार नहीं सकते हो। अगर आप अगर जिसको भी अरेस्ट किए हो उसको आप क्या करोगे, फ़ोन यूज़ करने के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स को बताओगे। जो भी नियम होते हैं आप क्या कर सकते हो, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर उस लॉ को फॉलो करते हुए ही आप क्या कर सकते हो, किसी को अरेस्ट कर सकते हो। और आप जिस पर्सन को क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, या जिसके खिलाफ भी आपके पास रिपोर्ट आई है, आप उसके राइट्स को कभी भी वॉयलेट नहीं कर सकते। आप उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए कि कहीं अगर ऐसा हुआ कि वो गलत नहीं या वो गलत है भी, तो उसकी मतलब जो इमेज है उसको प्रूफ, वो उसके गिल्टी प्रूफ होने से पहले उसकी इमेज को ख़राब न किया जाए। आप इस बात का पूरा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुलिस को ये मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप इस दायरे में रह के क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन, इंटरोगेशन। सॉरी फ्रेंड, इंटरोगेशन। थोड़े से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने में हमारा टंग स्लिप करता है। कुछ वर्ड्स मेरे साथ हैं जिनको मैंने काफ़ी कोशिशें की है लेकिन बोलने में थोड़ा टंग स्लिप होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्या किए, ऐसे गाइडलाइंस बनाए, मतलब कुछ ऐसे नियम और रूल्स और रेगुलेशंस पुलिस के लिए बनाए जो कि क्या करना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। किस किस टाइम, अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, आप किसी को डिटेन कर रहे हो मतलब अपने हिदायत में ले रहे हो, या आप किसी से पूछताछ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ये 3 काम कर रहे हो तो इन 3 चीज़ों के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है। आप उस गाइडलाइंस को मतलब उस रूल्स को फॉलो करते हुए ही ये 3 काम करोगे। ठीक है, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर आप किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आप उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कर सकते हो, उस अक्यूज्ड पर्सन को जिसके खिलाफ केस है, आप उसको क्या कर सकते हो, टॉर्चर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको क्या कर सकते हो, शूट नहीं कर सकते, आप उसको गोली नहीं मार सकते हो इन्वेस्टिगेशन के टाइम। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ punishment on a person even for petty offenses। ठीक है, और आप मतलब क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से, पिटी ऑफेंसेस मतलब अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं, ठीक है, तो आप उसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, पनिशमेंट, सज़ा नहीं दे सकते हो कि हम मुझे मन क्या मैंने उसको 10 डंडे मार दिए, मैंने उसको 2 दिन के लिए जेल में रख दिया। नहीं, आप अपने हिसाब से कोई भी फैसला क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental right। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर क्रिमिनल लॉ के लिए या जो भी पर्सन अरेस्टेड होता है उसके लिए क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। ठीक है, क्या है, the right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested। अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको उसका रीज़न पर्टिकुलरली क्लियर बताओगे कि आपने ये गलती की है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, उसको इन्फॉर्मेशन आप पूरी प्रॉपर दोगे। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। आपने जब उसको अरेस्ट कर लिया है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, उसको मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के आगे क्या करना है, पेश करना ही करना है। ठीक है, इसीलिए सैटरडे और संडे जब हो जाता है, जब कोर्ट हमारे बंद होते हैं, तो लोग बोलते हैं 2 दिन तो तुम जेल में रहोगे ही, क्योंकि मंडे से पहले कोई भी कोर्ट नहीं खुलेगा। ठीक है, द राइट not to be ill treated
और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। अगर आपने किसी को भी अपने कस्टडी में रखा हुआ है या आपने किसी को भी अरेस्ट किया हुआ है तो आप उसको बेकार तरीके से, मतलब बहुत गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। आप उसको किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं कर सकते, मतलब आप उसको खाने नहीं दे रहे हो, आप उसको मार रहे हो, आप उसको उल्टा लटका दिए हो, ऐसा कुछ भी किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं कर सकते और उसको आप मारपीट नहीं कर सकते उसके साथ। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज। अगर किसी भी आपने क्या किया है उस अक्यूज से, जो भी गिल्टी पर्सन है, ठीक है, अगर आपने उससे क्या किया है, अगर जेल के अंदर आपने जहाँ उसको बंद करके अरेस्ट करके रखा हुआ है, अगर वहाँ वो जो भी एविडेंस देगा, ठीक है, जो भी क्या कर देगा, कन्फेशन देगा कि हाँ मैंने जुर्म किया या नहीं किया, वो कन्फेशन कभी भी क्या होगा, कोर्ट में नहीं माना जाएगा। जब वो कोर्ट में जाके बोलेगा तभी माना जाएगा। आपके कस्टडी में, जब तक आपके कस्टडी में वो अगर कोई कन्फेशन देता है तो उस कन्फेशन को नहीं माना जाएगा। A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning। ठीक है, आप किसी भी लड़का या लड़की को 15 साल से नीचे जो है, आप उसको क्वेश्चनिंग के लिए अकेले क्या करते हो, पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते हो। ठीक है, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी भी 15 साल से नीचे पर्सन को क्या कर सको, अकेले क्वेश्चन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुला सको। वॉट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है, अब हम ये समझेंगे। ओके, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमने अभी पुलिस का रोल हमने पढ़ लिया, क्या होता है, कैसे होते हैं, उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उनका क्या रोल होता है, ठीक है। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, कोर्ट में वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही होता है जो मैटर हुआ है उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, इंटरेस्ट दिखाता है। ठीक है, मतलब कि उसी से रिलेटेड जो बातें होती है वो बताता है। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगेन्स वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। प्रोसिक्यूटर का रोल कब से शुरू हो जाता है, जब क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तब से ही शुरू हो जाता है, और जब वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट में तब तक क्या है, चलता रहता है, मतलब उसके बाद भी चलता है। ही एंड शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आपने सुना इन्वेस्टिगेशन के साथ उसका रोल शुरू होता है, नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन में उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्रोसिक्यूटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट के बिहाफ पे क्या करता है, काम करता है। As an officer of the court, it is her duty to anti-partially and represent the full and material fact, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। ठीक है, एक कोर्ट को ऑफिसर होने के नाते जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या होता है, जब कोर्ट होता है तो उसी के साथ उसकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। एक कोर्ट का सदस्य होने के नाते, ऑफिसर होने के नाते उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो कहीं दोनों तरफ भेदभाव ना करके, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें अपनी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट, हमें अपनी पुलिस पे हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पुलिस जो होती है इम्पार्शियल हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये फ़र्ज़ होता है कि वो इम्पार्शियल हुए बिना क्या करे, पूरे सही फैक्ट्स, जितने मटेरियल हैं, जितने विटनेस हैं, उन सब को क्या करे, कोर्ट के सामने हाजिर करे, प्रेजेंट करे। ठीक है, ताकि जो कोर्ट है, जज है, वो क्या कर सके, डिसाइड कर सके कि क्या सही और क्या गलत है। अब है हमारा तीसरा रोल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जज। जज का क्या रोल है इन सब में। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन अ गेम। ठीक है, जैसे एक गेम में एम्पायर होता है, उसी तरह जज का रोल होता है। डिसीजन देने वाला काम कौन करता है, एम्पायर करता है, तो उसी तरह जज होता है। ठीक है, उसी तरह जज होता है। एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियलिटी एंड इन एन ओपन कोर्ट। और वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल होके क्या कर सके, काम कर सके। ठीक है, the judge hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense। ठीक है, जज क्या करता है,
पूरे विटनेस, जितने विटनेस उस केस से रिलेटेड है सबकी बातें सुनता है, जितने एविडेंस दिखाए जाते हैं उसको वो सब देखता है, और प्रोसिक्यूशन जो होता है उसने जितने भी एविडेंस या विटनेस प्रेजेंट किए उन सब की बातें सुनता है, और जो डिफेंस है, वो डिफेंस भी तो कोई रहेगा, जो डिफेंस बोलता है उसकी भी बात को क्या करता है, वो प्रॉपर सुनता है। The judge decided whether the accused person is guilt or innocent on the basis of the evidence presented by the prosecution and the defense। जो सारे एविडेंसेस प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के देखने के बाद क्या करता है, जज वो डिसाइड करते हैं कि जिस बंदे के खिलाफ क्या है केस दर्ज है वो क्या है, इनोसेंट है या सच में वो गिल्ट है। ठीक है, If the accused is convicted then the judge pronounces the sentence। ठीक है, अगर जो accused होता है, जिसके खिलाफ केस होता है, अगर वो सच में क्या है गिल्टी होता है, कन्विक्टेड होता है, तो वो क्या जज क्या करते हैं, अपने जो उनके जो भी सेंटेंस होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी उनका सोचना होता है, वो क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। He may send the person to jail or impose a fine or both। वो क्या कर सकते हैं, वो उस पर्सन को जेल भी भेज सकते हैं, जो सज़ा उसके लिए बन रही होगी देखते हैं वो, समझते हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं, या वो दोनों भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से लॉ पे डिसाइड होता है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए कौन सा लॉ बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप कभी मत सोचिएगा कि ये सब बातें जज के हाथों में होती है, कि जज अपने से डिसाइड कर लेगा कि कौन सी सज़ा देनी है। नहीं, उसकी सज़ा, उसका केस देखा जाएगा, उसका क्राइम देखा जाएगा, उस क्राइम के लिए कौन सा लॉ बना है, कौन सा लॉ क्या सज़ा निर्धारित करता है, उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। जेल होगा तो जेल भेजा जाएगा, फ़ाइन लगेगा तो फ़ाइन दिया जाएगा, अगर दोनों लग रहा होगा तो उस पर दोनों भी इम्पोज किया जाएगा। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। अब जो फेयर ट्रायल होता है इसका वर्ड क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है फेयर ट्रायल का। ओके, फेयर ट्रायल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट दैट हैज़ अ पर्सन लाइफ और लिबर्टी कैन टू टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर। ठीक है, आर्टिकल 21 जो है वो, जो कि हमें क्या करता है, हमें जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है। ठीक है, गारंटी करता है, वो हमें इस बात की गारंटी देता है कि आपको जीने का पूरा हक है। लेकिन वो कुछ एक्सेप्शन केस है, वो उसमें ये भी बोलता है कि किसी भी पर्सन की क्या कर सकती है, ज़िंदगी छीनी जा सकती है, उनकी लिबर्टी, उनके जो फ्रीडम्स हैं वो छीने जा सकते हैं, लेकिन क्या, सिर्फ़ और सिर्फ जब रीज़नेबल कारण हो। ठीक है, जब सही कारण हो, उसने ऐसा कुछ किया हो तब, और वो भी क्या हो, लीगल प्रोसीजर के थ्रू ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे लगा ये गलत है तो मैंने उसे उठाई गोली मार दी, ऐसा नहीं है। उसका एक लीगल प्रोसीजर होता है जो हम शुरू से इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, उस पूरे लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम किसी की लिबर्टी या लाइफ को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। ठीक है, टेकन अवे, जो कि हम किसी की लाइफ और लिबर्टी को छीन सकते हैं। A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld। ठीक है, जो फेयर ट्रायल होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो कि हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अपहेल्ड है। ठीक है, टू इंश्योर दैट एवरी सिटीजन irrespect of their class, caste, gender, religious and ideological background gets a fair trial when accused। ठीक है, मतलब ये दिया जाता है, ये एक इंश्योर किया जाता है फेयर ट्रायल में कि जितने भी सिटीजन हैं, उनके कास्ट, उनके सेक्स, उनके जेंडर, उनके बैकग्राउंड को न देखते हुए उनको जब अक्यूज्ड माना जाएगा तो उनको एक ट्रायल, मतलब उनको अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक फेयर ट्रायल जैसा कि पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सबकी बातें सुनी जाएगी तब। द रूल ऑफ लॉ विच सेज दैट everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ हमारा कहता है कि सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के नज़रों में एक समान है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। जो हम हर सिटीजन को गारंटी करते हैं कि हर कोई क्या है, लॉ मतलब कानून के नज़र में सब एक जैसे हैं, वो बात गलत हो जाएगी अगर हम किसी को फेयर ट्रायल का मौका नहीं देते हैं तो। ठीक है,
According to Article 22 of the Constitution, every person has a fundamental right to be defended by a lawyer. ठीक है, आर्टिकल 22 जो है वो हमारा कहता है कि हर किसी को ये फंडामेंटल राइट दिया जाता है आपको कि आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, आप अपने आप को बचाने के लिए लॉयर क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो. Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage one due to poverty or other disability. ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 39A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे स्टेट को ये ड्यूटी देता है. ठीक है, वो हमारे स्टेट को ये बात कहता है कि जो भी पर्सन गरीबी के कारण या कोई उसको डिसेबिलिटी है, अगर किसी भी कारण से वो क्या कर रहा है, लॉयर हायर नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि आप क्या कर रहे हो, उसको लॉयर हायर करके दो. आप उसकी तरफ से क्या करोगे, लॉयर हायर करोगे. ठीक है, आपने बहुत बार ऐसा केस देखा होगा, जैसे कोई गरीब है जो लॉयर हायर नहीं कर रहा है, तो उसकी तरफ से क्या होता है, या जिसका कोई लॉयर नहीं, उसकी तरफ से क्या होता है, गवर्नमेंट लॉयर लड़ते हैं. ठीक है, The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for arrest, detention and integration of any person. जो हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताया है. ठीक है, जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे हो, डिटेन करने जा रहे हो, या कोई भी इंटरोगेशन, उनसे पूछताछ करने जा रहे हो, तो आपके पास एक क्या होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताइए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और एक प्रोसीजर बताया है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे प्रोसीजर फॉलो करके ही आप ये सब काम करोगे. These are known as the DK Basu guidelines and some of these includes. इस पूरे प्रोसीजर्स या इस रिक्वायरमेंट को हम लोग DK बासु गाइडलाइंस भी बोलते हैं. और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, द पुलिस ऑफिशियल्स who carry out the arrest or integration should wear clear, accurate and visible identification and name tag with their designation. ठीक है, जो भी कोई पुलिस ऑफिशियल क्या कर रहा है, किसी को अरेस्ट करने जा रहा है या किसी से पूछताछ करने जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी उसको एकदम क्लियर ड्रेस पहनी होनी चाहिए, एक उसको अपनी सही पहचान होनी चाहिए, उसको अपने जो भी यहाँ पे होता है शोल्डर पे क्या होना चाहिए, उसके नेम टैग, उसका जो भी नेम टैग है उसके डेजिग्नेशन के साथ. ठीक है, कि वो किस पोस्ट पे है, उस डेजिग्नेशन के साथ उसका जो नेम टैग है उसके शोल्डर पे हमेशा लगा होना चाहिए. अगर आप किसी को अरेस्ट या इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, आपको अपने यूनिफॉर्म में होना चाहिए, आप कोई भी सिविल यूनिफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हो. A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include a time and date of the arrest. अगर आप जब अरेस्ट करने जा रहे हो तो अरेस्ट मेमो आपको जो होता है, उनकी जो शॉर्ट डिटेल्स होती हैं वो आपको अरेस्ट के टाइम क्या करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है. और जब आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट करने का टाइम और किस दिन अरेस्ट कर रहे हो ये आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है. It should also be arrested by at least one witness who could include a family members of the person arrested. ठीक है, अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उसका कम से कम एक विटनेस तो होना चाहिए. ठीक है, वेट अ मिनट, उसका कम से कम एक विटनेस होना चाहिए और उसमें से एक क्या होना चाहिए, उसका फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जब आप किसी पर्सन को क्या कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो. तो द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय अ पर्सन अरेस्टेड. और अरेस्ट मेमो में क्या हो रहा है, जिस पर्सन को आप अरेस्ट किए हो उसका भी क्या होना चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसे अरेस्ट कर लिया है और वो इस बात से राजी नहीं है. जब आप अरेस्ट मेमो बनाए हो, उसमें रीजंस आप बताए हो, तो उस अरेस्ट मेमो को आप जिस पर्सन को अरेस्ट किए हो उसको पढ़ के सुनाओ, या अगर वो पढ़ने लायक है, अगर वो एलिजिबल है तो आप उसको दे दो, वो पढ़ के उस पर साइन करके, अगर वो अपनी रजामंदी रहता है तो ही वो क्या करेगा, साइन करेगा. अरेस्ट मेमो पे क्या होना चाहिए, काउंटर साइन अरेस्टेड पर्सन का होना चाहिए. द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंटीग्रेटेड हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर. जिस पर्सन को आप क्या करते हो, अरेस्ट करते हो उस या डिटेन करते हो, तो उसको ये पूरी
या आप किसी को क्या कर रहे हो, पूछताछ के लिए बुला रहे हो, तो उसको पूरी ये फ्रीडम होती है कि क्या, कि वो किसी अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके। अगर आपने किसी को अरेस्ट करके लाया है, अगर वो बोल रहा है कि मुझे फैमिली मेम्बर्स से या अपने लॉयर से बात करना है, तो आप उसको क्या करोगे, बात करने दोगे। When a friend or relative lives outside the district, the time, place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. अगर उसके कोई फ्रेंड, रिलेटिव या उसकी फैमिली क्या हो रही है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहती है, ठीक है, तो आप किस वजह से उसको अरेस्ट की हो, क्यों अरेस्ट की हो, कहाँ अरेस्ट की हो और कहाँ पे आप उसको अरेस्ट करके रखे हो, कस्टडी एरिया, आपको ये सब उसके फैमिली, फ्रेंड्स या उसके जो भी रिलेटिव है उनको 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर क्या होना है, बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा जो हमने पढ़ा चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में क्या था, एक पूरा प्रोसीजर था कि कैसे एक क्राइम स्टार्ट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है और लोगों को लास्ट तक क्या होता है, जस्टिस कैसे मिलता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के अगर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।